हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज कई दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से आपसे लगातार नहीं जुड़े रह पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं मैं और मेरी पूरी टीम, क्योंकि कैमरे में प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉर्डिंग को थोड़ा रोक दिया गया था। तो लेट्स चेंज द टॉपिक। आज हम बात करते हैं आर्टिकल की। बच्चे, हम इसके पहले आर्टिकल जब पढ़ रहे थे तुमने आर्टिकल में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, पर इसका यूज़ किस तरह किया जाएगा, किस तरह नहीं किया जाएगा, कहाँ पे इसका यूज़ होगा, ये हमने आपको नहीं बताया था। तो बच्चे, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, आज इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, आपको बताया गया था कि आर्टिकल में 3 चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ए, एन और द को, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। किस में किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल उसे कहा जाता है जिसे हम द के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, किसको कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द के नाम से पढ़ते हैं, और इनडेफिनेट को हम ए या एन के नाम से पढ़ते हैं। बच्चे, सवाल है कि हमने द का यूज़ कहाँ पे करना है और कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, यदि किसी वाक्य में किसी भी नदी का नाम आ जाए, नदियों का नाम आ जाए और नहरों का नाम आ जाए, झाड़ियों का नाम आ जाए, पहाड़ियों का नाम आ जाए, या ये कह लिया जाए किसी भी रेगिस्तान का नाम आ जाए, रेगिस्तान तो आप जानते ही हैं। तो बच्चे, यदि किसी वाक्य में नदी का नाम आता है, धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकों का नाम आता है, या फिर नहरों का नाम आता है, या किसी भी खाड़ी का नाम आता है, किसी भी रेगिस्तान का नाम आता है, तो ध्यान दीजिए कि हम इन सभी के नाम के पहले क्या यूज़ करते हैं? हम इन सभी के पहले द का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? द का। ध्यान दें, हमने कहा यदि किसी वाक्य में नदियों का नाम आ जाए, ग्रंथों का नाम हो, या पवित्र पुस्तकों का नाम हो, किसी खाड़ी का नाम हो, किसी नहर का नाम हो, तो बच्चे जब किसी भी वाक्य में इन सभी का प्रयोग होगा तो हमने कहा इनके पहले आपको क्या यूज़ करना है? द का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? द का यूज़ करना है। देखिए, ये आपकी टिट की क्लास में ये आर्टिकल जो है एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप लोग इसको कंठस्थ कीजिए और पढ़िए, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके। जैसे बच्चे हम कह दें, कोई एक सेंटेंस दें, एक एग्जांपल दें कि आई टुक अ हॉली डिप आई टुक अ हॉली डिप इन गंगा रिवर। क्या बोला जाए? आई टुक अ हॉली डिप इन गंगा रिवर। तो बच्चे देखिए, हमने कहा कि जब किसी वाक्य में नदियों का नाम आएगा तो नदी का नाम यहाँ क्या आया है? गंगा आया है। क्या आया है? गंगा आया है। अब से गंगा हो गया, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नदियों के नाम है। ये किसके नाम है? नदियों के नाम है। अब यार बच्चे, हमने यही कहा कि जब किसी वाक्य में नदी का नाम आएगा, या किसी खाड़ी का नाम आएगा, किसी रेगिस्तान का नाम आएगा, या फिर किसी नहर का नाम आएगा, पवित्र पुस्तक आएगा, या फिर पवित्र ग्रंथों के नाम आएंगे, तो ध्यान दीजिए कि इन सभी के नाम के पहले हमको क्या यूज़ करना है? द का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? तो देखिए, ये जो द गंगा है, अगर हम इसको कॉमन ईरर में जो है डिवाइड करें, हम इसको कहते हैं पार्ट ए, बी, सी और डी। तो आप किस में टिक करेंगे? आप इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नदी का नाम आया, लेकिन क्या नदी के नाम के पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज़ किया?
नहीं किया। लेकिन क्या यहाँ आर्टिकल का यूज़ होगा? होगा। क्या होगा? द का यूज़ होगा। यदि द का यूज़ होता है तो वाक्य करेक्ट है, अर्थात फिर नो एरर में लगता है। यदि वाक्य करेक्ट नहीं होगा, अर्थात इसमें आप टिक नहीं करते हैं, द लगा हुआ होता है, तो आपको किसमें करना है? नो एरर में करना है। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। लेकिन बच्चे ध्यान दें, जैसे मैंने कहा यदि किसी वाक्य में नदी का नाम आया तो आपने किसका यूज़ किया? द का यूज़ किया। लेकिन मैं ये कहूँ यदि किसी वाक्य में जब नदी का नाम आ रहा है और नदी के साथ साथ उस जगह का नाम आ जाए जहाँ पे ये नदी क्या है? स्थित है, जहाँ पे ये नदी बसी हुई है, तो क्या आप द का यूज़ करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी वाक्य में नदी का नाम आए और नदी के साथ साथ उस शहर या उस स्थान का नाम आ जाए जहाँ पर वो नदी उपस्थित होती है, तो याद रखें बच्चे कि इसके साथ आप कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कह दिया जाता है आई शैल बिल्ड अ हाउस, आई शैल बिल्ड अ हाउस इन इलाहाबाद, इन इलाहाबाद, आगे कहा गया ऑन बैंक ऑफ द गंगा। इसी को कह दिया जाए पार्ट ए, बी, सी और डी। तो कौन सा वाक्य करेक्ट होगा? अर्थात इसमें कौन सा जो है कॉलम करेक्ट होगा? इसमें आप क्या करेंगे? सी करेंगे। क्या करेंगे? सी। क्यों बच्चे? क्योंकि ध्यान दें, हमने कहा जब किसी वाक्य में उस नदी का नाम आ जाए और नदी के साथ साथ स्थान का नाम आ जाए जहाँ पे वो स्थित हो। जब किसी वाक्य में किसी नदी का नाम आ जाए और नदी के नाम के साथ साथ किसका नाम आ जाए? उस स्थान का नाम आ जाए जहाँ पर ये नदी उपस्थित है अर्थात स्थित है। तो बच्चे ध्यान दें कि ऐसे चीज़ों के साथ अर्थात ऐसे पॉइंट्स के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। अर्थात जब यहाँ पर द नहीं होगा तो वाक्य नो एरर से होगा, और जब यहाँ पर द होगा तो वाक्य सी कॉलम से होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चे हमने एक चीज़ इसी में कहा था कि जब किसी वाक्य में किसी पवित्र ग्रंथ या पवित्र पुस्तक का नाम आए तो आपने क्या लगाना है? द लगाना है। क्या लगाना है? बोले, द लगाना है। हमने कहा यदि किसी वाक्य में किसी पवित्र ग्रंथ या पवित्र पुस्तक का नाम आता है तो आपने क्या लगाना है? द लगाना है। लेकिन बच्चे यदि उस राइटर का नाम आ जाए जिसने इसको लिखा है तो क्या आप वहाँ पर द यूज़ करेंगे? सपोज जैसे कह दिया जाए विल यू रीड, विल यू रीड द रामायण। क्या आपने रामायण पढ़ा है? बोलिए, क्या आपने रामायण पढ़ा है? अब देखिए यहाँ पे किसी पवित्र पुस्तक का नाम आया, क्या आया? रामायण आया, तो आपने इसके पहले द लगा दीजिए। इसका मतलब वाक्य सही हो गया। लेकिन बच्चे हमने कहा यदि इसके साथ साथ किसी राइटर का नाम आ जाए, जैसे कह दिया जाए वाल्मीकि's रामायण इज वेरी फेमस, अर्थात वाल्मीकि जी का रामायण बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या यहाँ पर द लगेगा? नहीं लगेगा। ध्यान दें कि जब किसी वाक्य में पवित्र पुस्तक या पवित्र ग्रंथ आएगा और उसके साथ साथ उस राइटर का नाम आ जाएगा जिसने इस पुस्तक को लिखा है, जिसने इस ग्रंथ को लिखा है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे वाक्य के साथ अर्थात ऐसी जगहों पे हमने द का यूज़ नहीं करना है। बात समझ आया ना? तो इसका मतलब ये वाक्य क्या है बच्चे? सही है। क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ आप लोग कभी कभी गौर करते होंगे, कुछ लोग होते हैं
जो कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन दा पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप ये बताएं कि ये दा कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। तो आप बोलेंगे सर जब किसी वावेल के पहले इसका प्रयोग हो जाता है, लाइक जैसे एलिफेंट, हमने इसी को दी एलिफेंट कर दिया। तो बच्चे ध्यान दें कि जब यहाँ पर वावेल के पहले आया है तो यहाँ पर क्या पढ़ा गया, इसका उच्चारण दी पढ़ा गया। लेकिन अगर इसी को कह दिया जाए द हॉर्स, क्या बोल दिया जाए, द हॉर्स, तो क्या यहाँ पर उच्चारण इसका दी पढ़ा गया, नहीं ना। तो यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, दा पढ़ा जाएगा। तो आप सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य में किसी वावेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले दा का यूज़ होगा तो इसका उच्चारण दी होता है, और जब किसी व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट के पहले यूज़ होता है तो क्या लगता है, दा पढ़ा जाता है। बात सुना बच्चे, चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। हमने कहा किसी भी खाड़ी के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। क्या बोला मैंने कि किसी भी खाड़ी के नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। खाड़ी का नाम आप जानते हैं, बंगाल की खाड़ी होता है ना। तो हमने कहा किसी खाड़ी के नाम के पहले आपने क्या लगाना है बच्चे, दा लगाना है, ठीक है। तो आप जान गए कि खाड़ी का नाम आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यदि किसी वाक्य में जो है सागर का नाम आ जाए, महासागर का नाम आ जाए, या ऐतिहासिक इमारत आ जाए, ऐतिहासिक घटनाओं का बोध हो जाए, तो क्या आप दा का यूज़ करेंगे। तो बच्चे ध्यान दें कि किसी भी सागर या महासागर के नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है। किसी भी सागर या महासागर के नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है। जैसे कह दिया जाए हैव यू सीन द ब्लैक सी, हैव यू सीन द ब्लैक सी। देखिए ये ब्लैक सी क्या है, ये सागर के नाम है, तो इसके पहले आपने क्या यूज़ किया, दा, अर्थात वाक्य क्या है बच्चे, सही है। बात समझ आया। फिर हमने बात किया किसी भी ऐतिहासिक इमारत के पहले डिफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ होगा। जैसे कहा जाए आई सॉ रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सॉ रेड फोर्ट लास्ट ईयर, अर्थात मैंने पिछले वर्ष क्या देखा, लाल किला देखा। बात समझ। इस टाइप के बहुत सारे वाक्य ऐसे बनेंगे, ठीक है। करते हैं ए और एन की, किसकी बात की जाती है, ए और एन की। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते समय आप जब तक आप हिंदी के स्वर को कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यह संभव होता है जब आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके पढ़ते हैं तभी आप इंग्लिश का उच्चारण लिख पाते हैं और तभी इंग्लिश आप पढ़ पाते हैं। तो बात करें हम, यदि कोई शब्द है जो स्वर से शुरू होता है तो आपको पता है बच्चे कि आप एन लगाते हैं, और जब किसी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले इसका यूज़ होता है तो ए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी यूनिक शब्द होते हैं इसमें जो देखने में स्वर लगते हैं किंतु इसका उच्चारण स्वर में नहीं होता है। लाइक जैसे बोल दिया जाए, हमने आपको स्टार्ट में बताया था यूनिवर्सिटी, ठीक है, आवर। तो ध्यान दें, देखिए यूनिवर्सिटी यहाँ पे है और यहाँ क्या है, आवर। तो एक चीज़ गौर से देखिए यहाँ पर कि यहाँ स्वर है अर्थात यू, लेकिन इसका उच्चारण क्या है बच्चे, क्योंकि हम जब भी आर्टिकल यूज़ करते हैं वो उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ यू आया तो यहाँ क्या है, स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है, जाहिर सी बात है। जब व्यंजन है तो इसका मतलब इसके पहले हम एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आवर यानी कि एच से है, ये देखने में कॉन्सोनेंट लग रहा है लेकिन जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्योंकि हमको उच्चारण के माध्यम से ही यहाँ पे ए या एन का यूज़ करना है। तो हमने क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, अर्थात यहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं और यहाँ पर ए का यूज़
नहीं करते हैं। इतनी सी बात है। आगे हम बात करें, जैसे कह दें कभी कभी क्या होता है, यदि किसी वाक्य में नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, नाउन के पहले क्या आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो एडजेक्टिव के पहले जो है आवश्यकता अनुसार हम क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। जैसे कह दिया जाता है मोहन इज़ अ गुड बॉय, क्या बोला गया, मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो बच्चे ध्यान दें कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। जब वो अच्छा लड़का है तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, यहाँ एन का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताया गया कि एन का यूज़ आपको तभी करना है जब वाक्य की शुरुआत किससे होगी, स्वर से होगी। अर्थात किसी भी शब्द के पहले, ऐसे शब्द के पहले जो वावेल से शुरू होता है उसके पहले आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट के सभी शब्दों के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बात सुना बच्चे। तो ये आज कुछ पॉइंट्स थे जो बेहद नॉर्मल थे, कुछ खास तो थे नहीं, फिर भी आपको जानना बेहद आवश्यक था, क्योंकि ये आपके यूपी टेट में जो है क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।